माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का सीधा कहना था कि 70 वर्षों से जो लोग डिप्राइव्ड हैं अपने हक से, उनको हक दिए जाएंगे। और सबसे पहले जो हक मिला ना, वो गुज्जर बकरवाल समाज को मिला। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो था बैन हटाया, 8 सीटें या 9 सीटें, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट जो दिए, 9 सीटें हैं। उसके अलावा बीडीसी में भी रिजर्वेशन मिली, डीडीसी में भी मिली, पंचायतों में भी मिली, कॉर्पोरेशन में भी मिली। देखिए, सबसे बड़ा गुनाहगार जम्मू कश्मीर का कोई अगर है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ ब्लडशेड किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ अंधकार किया, आतंकवाद लाया, अलगाववाद लाया, पत्थरबाजी लाई, टेररिज्म, टूरिस्ट स्टेट से टेररिज्म स्टेट उन्होंने बनाया, और उन्होंने ही पहाड़ियों को गुमराह करके रखा। और आज फारूक अब्दुल्ला साहब पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको पता है कि पहाड़ियों का बिल आया है, तो क्या वो कह नहीं सकते थे कि इनका बिल पास होने दो भाई, ये मेरे पहाड़ी है, ये मेरे पहाड़ जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के लोग हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन्हीं के इशारे पे जो मैं बात कहना चाह रहा था, उन्हीं के इशारे के ऊपर पॉलिटिकल माइलेज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा। जब क्लियर बात हो गई थी, गुज्जर बकरवाल समाज ने भी ये बात कही थी कि अगर हमारी रिजर्वेशन को ना छेड़ा जाए तो उनको भी अगर रिजर्वेशन दे दी जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब राजौरी आए, जम्मू रैली हुई, बारामूला रैली हुई, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी कबीले के लोगों को इंसाफ मिलेगा और उनको उनके हक मिलेंगे, उनको एसटी का दर्जा मिलेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि गुज्जर बकरवाल समाज के राइट्स को छेड़ा नहीं जाएगा, उनकी रिजर्वेशन को छेड़ा नहीं जाएगा। और आज जब कल बिल पेश हुआ, और वैसा ही बिल पेश हुआ, उसमें क्लियर हो गया कि उनकी जो 10% रिजर्वेशन है उसको टच नहीं किया गया। और जो ये समझते थे कि ये अब्दुल्ला परिवार हमारा जो है सब कुछ अब्दुल्ला परिवार है, वो जो कहेगा हम करेंगे, अब उनके एक मेंबर पार्लियामेंट ने इसका विरोध कर दिया और कह दिया कि ये बिल आ नहीं सकता है। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत का पता चलता है। पहाड़ी कबीले को ये समझ आनी चाहिए कि वो किन लोगों के पीछे चल रहे थे। लोग ये कहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट में थे, हम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ी बार रिकमेंड किया कि पहाड़ियों का एसटी का दर्जा दिया जाए। अगर इनकी नीयत साफ थी उमेश जी, तो फिर आज मसूदी साहब ने इसका विरोध क्यों किया? जब सबके साथ इंसाफ करना है तो ओबीसी समाज के साथ भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी इंसाफ करेंगे। जम्मू कश्मीर में 370 का फायदा लेते हुए, ओबीसी समाज का गला घोटते हुए, ओबीसी समाज की रिजर्वेशन को खत्म करते हुए उसको आरबी में तब्दील कर दी। वाल्मीकि समाज की, देखिए वाल्मीकि समाज की अगर आपने बात की, आप अंदाजा लगाइए उमेश जी, सबसे मुझे उनके पास जाकर पता चला तो मतलब एक पसीना आ गया और शर्म भी हम आई कि हम यहाँ रहते हुए, हमारे रहते हुए ये बातें यहाँ पर हो रही हैं कि वाल्मीकि समाज का बच्चा, बेटा या बेटी अगर पीएचडी भी कर जाती थी, उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी अगर कोई मिल सकती थी तो सफाई कर्मचारी की ही मिल सकती थी। पीएचडी करने के बाद भी उनका बच्चा सफाई कर्मचारी ही लग सकता था। और आज सिटीजनशिप नहीं थी। और आज वो केएस करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उनके पास एससी का मतलब वो एससी में नहीं थे। और इस बार वो बिल आया है कि उनको भी एससी में इंक्लूड किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज को भी हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फैक्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं उमेश पंगोत्रा। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से एक सियासी हलचल है। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे इकदामात किए हैं, ऐसे कानूनी जो पहलू हैं, आयाम स्थापित कर दिए हैं, जिनकी वजह से अवाम की जो पिछले 70 साल की मुश्किलात थी वो खत्म होने जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं पिछले कल लोकसभा और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो 4 विधेयक जो पेश हुए हैं, सरकार की तरफ से बिल पेश किए गए, उनमें मुख्यतः पहाड़ियों को जनजाति का दर्जा दिया जाना, उसके बाद ओएससी जो जम्मू कश्मीर में जिसे पिछड़े वर्ग को अदर सोशल कास्ट कहा जाता था उसको ओबीसी में कन्वर्ट करना, और तीसरा जो अनवंचित वर्ग थे जैसे सिप्पीज को जनजाति का दर्जा था और कोली को नहीं था, तो कोली को, गदा ब्राह्मण को और साथ में एक अन्य जो वर्ग वंचित वर्ग थे उनको जनजाति में शामिल करना, और उसके बाद जो
एक वंचित वर्ग है हमारे समाज में, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन या अन्य जो बातें हैं। तो आज इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहाड़ी वासियों को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए, पहाड़ी वर्ग को जिन्होंने संघर्ष भी किया है और इस वर्ग की जो समस्याएं हैं उन पर पैनी नजर रखते रहे हैं, उनके मुद्दे उठाते रहे हैं, अपने विधान परिषद में एमएलसी रहे हैं और इस समय प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश भाजपा के महासचिव भी हैं। हमारे साथ विबोध गुप्ता जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली में थे। दिल्ली में आते ही जेके फैक्ट के साथ इन्होंने समय दिया है, इसके लिए भी हम इनके आभारी हैं। और सीधे अब बात पे आते हैं। विबोध जी बताएं कि क्या रहा है ये जो पहाड़ी वर्ग को इतना न्याय मिलने जा रहा है। अभी तो बिल मूव हुए हैं, पास होना भी हो ही जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? धन्यवाद उमेश जी, बड़ा अच्छा लगा जेके फैक्ट में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए एक बार फिर आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। जहां तक पहाड़ी कबीले की आप बात कर रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा, जो जनजाति का दर्जा जो मिलना है, उसके लिए बिल जो है वो लोकसभा में मूव हुआ है और कल उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, परंतु सस्पेंड होगी लोकसभा, जिसके कारण बिल जो है वो पास नहीं हुआ। लेकिन जब इंट्रोड्यूस हो गया तो उसको पास होना ही है। उससे रजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल, ये पूरी एक बेल्ट जो है पहाड़ी कबीले की है। ये इनमें एक खुशी की लहर है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से एक संघर्ष कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें, उन्होंने हमेशा इसे वोट बैंक बना के रखा। जब चुनाव होते थे तो उनका कहते थे कि आप हमें जिताइए, हम आपको एसटी का दर्जा देंगे, जनजाति का दर्जा देंगे, परंतु कभी उनके साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया। हमेशा उनको पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, पीडीपी ने पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ की। परंतु भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी का ये कहना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें ये भी आता है कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होना। उमेश जी, ये बात करने से पहले एक बात करनी मेरे लिए और बड़ी जरूरी है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जितने वर्ग थे, जितने समाज थे, जो वंचित थे, अपने डिप्राइव्ड थे, अपने इनजस्टिस जिनके साथ हुआ था, न्याय नहीं हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का सीधा कहना था कि 70 वर्षों से जो लोग डिप्राइव्ड हैं अपने हक से, उनको हक दिए जाएंगे। और सबसे पहले जो हक मिला ना, वो गुज्जर बकरवाल समाज को मिला। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो था बैन हटाया, 8 सीटें या 9 सीटें, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट जो दिए, 9 सीटें हैं। उसके अलावा बीडीसी में भी रिजर्वेशन मिली, डीडीसी में भी मिली, पंचायतों में भी मिली, कॉर्पोरेशन में भी मिली। एक बड़ा एक उनको इस सारा राहत जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। उसके बाद हम वेस्ट पाक रिफ्यूजी की अगर बात करें, 70 वर्ष उनके साथ अन्याय हुआ। असेंबली के वोट डालने का हक हमने दिया, 5 अगस्त 2019 के बाद मिला। ऐसा यहाँ पर सरकारी नौकरी करने का हक 5 अगस्त 2019 के बाद मिला। उससे पहले उनको सरकारी नौकरी नहीं कर पाते थे यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर वाल्मीकि और गोरखा समाज के साथ इंसाफ हुआ, यहाँ की बेटियों के साथ यहाँ पर इंसाफ हुआ, बॉर्डर के लोगों के साथ इंसाफ हुआ, किसानों के साथ इंसाफ हुआ। उसी तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी इंसाफ हुआ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब रजौरी आए, जम्मू रैली हुई, बारामूला रैली हुई, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी कबीले के लोगों को इंसाफ मिलेगा और उनको उनके हक मिलेंगे, उनको एसटी का दर्जा मिलेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि गुज्जर बकरवाल समाज के राइट्स को छेड़ा नहीं जाएगा, उनकी रिजर्वेशन को छेड़ा नहीं जाएगा। और आज जब कल बिल पेश हुआ और वैसा ही बिल पेश हुआ, उसमें क्लियर हो गया कि उनकी जो 10% रिजर्वेशन है उसको टच नहीं किया गया और पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से रिजर्वेशन दी गई है। ये एक बड़ी बात है कि गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों को भी उनको महरूम नहीं किया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल तबके को गुमराह कर रही हैं। कुपवाड़ा से भी ऐसी खबरें आई हैं, रजौरी और पुंछ से भी, जो कुछ छुटपुट जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा गुनाहगार जम्मू कश्मीर का कोई अगर है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ ब्लडशेड किया,
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां अधिकार किया, आतंकवाद लाया, अलगाववाद लाया, पत्थरबाजी लाई, टेररिज्म, टूरिस्ट स्टेट से टेररिज्म स्टेट उन्होंने बनाया और उन्होंने ही पहाड़ियों को गुमराह करके रखा। और आज फारूक अब्दुल्ला साहब पार्लियामेंट में बैठे, उनको पता है कि पहाड़ियों का बिल आया है, तो क्या वो कह नहीं सकते थे कि इनका बिल पास होने दो भाई, ये मेरे पहाड़ी है, ये मेरे पहाड़ जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के लोग हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन्हीं के इशारे पे जो मैं बात कहना चाह रहा था, उन्हीं के इशारे के ऊपर गुज्जर बकरवाल समाज के लोग कुछ जो मतलब एक उनके नाम पर यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब क्लियर बात हो गई थी, गुज्जर बकरवाल समाज ने भी ये बात कही थी कि अगर हमारी रिजर्वेशन को ना छेड़ा जाए तो उनको भी अगर रिजर्वेशन दे दी जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, तो कल उनके ही एक मेंबर पार्लियामेंट है अनंतनाग से, वो रिटायर्ड जस्टिस हैं मसूदी, उन्होंने कहा है कि ये अभी बिल पेश नहीं किया जा सकता, ये मैटर अभी सब जुडाइस है। अब देखिए फिर आप ये तो यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा ना मेरे जी, ये आपको या मुझे नहीं समझना। ये वो लोग जो 70 वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते आए, आंखें बंद करते वोट देते आए, जो ये समझते थे कि ये अब्दुल्ला परिवार हमारा जो है सब कुछ अब्दुल्ला परिवार है, वो जो कहेगा हम करेंगे। अब उनके एक मेंबर पार्लियामेंट ने इसका विरोध कर दिया और कह दिया कि ये बिल आ नहीं सकता है। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत का पता चलता है। पहाड़ी कबीले को ये समझ आनी चाहिए कि वो किन लोगों के पीछे चल रहे थे। कोई लोग हैं जो उनको इंसाफ देने जा रहे हैं, ये भी उनको समझना होगा। अभी तक पहाड़ी कबीले के लोगों ने बीजेपी को वोट तो नहीं ना किए, नहीं किए, और कोई वोट की राजनीति के लिए तो ये नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये स्पष्ट मानना है कि 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ बड़ी बेइंसाफी हुई, सब कौमों के साथ हुई, बड़ी कौमों के साथ हुई, यहाँ पर अलग अलग वर्गों के साथ हुई। मुझे सबके साथ इंसाफ करना है और उसके बीच में पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ हो रहा है। लेकिन पहाड़ी कबीले को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा ना कि हमारे बच्चों के साथ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हालत क्या हो गई थी, दुनिया कितनी हो गई थी, घरों के अंदर मायूसी कितनी हो गई थी। कई बार जब रिजल्ट आता था ना, तो मेडिकल का रिजल्ट निकल गया, केएस का रिजल्ट निकला, कोई और रिजल्ट निकलते थे, ये तो इनके ऐसे घर होते थे जिनके घरों में खाना भी नहीं बनता था। अब और हमेशा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले और उन्होंने इनकी पॉलिटिकल माइलेज लेते हुए हमेशा कहा कि हम आपको एसटी का दर्जा देंगे। यहां से इनकी नीयत का ये पता चलता है। ये लोग ये कहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट में थे, हम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ी बार रिकमेंड किया कि पहाड़ियों का एसटी का दर्जा दिया जाए। अगर इनकी नीयत साफ, हम मान लेते हैं कि इन्होंने रिकमेंड किया, अगर इनकी नीयत साफ थी उमेश जी, तो फिर आज मसूदी साहब ने इसका विरोध क्यों किया? आज जब मतलब आज उनको पता पास होना है, ये उनको पता है कि माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये फैसला कर लिया है, ये रुक नहीं सकता है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये बिल पेश नहीं हो सकता। ये पहाड़ी कबीले के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, इनकी नीयत को समझना होगा। और देखिए आप सुरनकोट, रजौरी, पुंछ, बुद्धल, दराल, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उधर दूसरी तरफ आ जाओ, उड़ी है, केरल, करना है, ये सारी सीटें ये लोग जीतते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक किस्म से वहां पे वर्चस्व रहा है। और अंदाजा लगाइए कि मसूदी साहब कहते हैं कि बिल पेश ना हो और पहाड़ी कबीला आज भी इस बात को नहीं समझेगा, तो फिर तो बड़ी मुश्किल है ना। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक लंबी लड़ाई जो थी उसका अब वो खुशी का माहौल जो है वो बन चुका है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों इंसाफ होने जा रहा है, हो चुका है, बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। आपने तो मुलाकात भी करवाई थी, पूरा डेलीगेशन गया था, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग भी आते थे, और लोग भी, फार्मर मिनिस्टर्स, एमएलए, शायद उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। 23 कांग्रेस के नहीं थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, पीडीपी के थे, अपने सुजात लोन जी की पार्टी के थे, और मतलब सारा एक जॉइंट डेलीगेशन जो मिला था। और उधर भी उन्होंने यही बात कही कि गुज्जर बकरवाल के हक को छेड़े बिना, उनके राइट को छेड़े बिना
आपको जो है रिजर्वेशन दी देश जाएगी। के होम मिनिस्टर ने एश्योर किया बड़े डेलीगेशन। मैं कहता हूं कि उन्होंने इंश्योर करने के बाद बिल पास भी हो गया, पेश भी हो गया, अगले दिन बिल भी पार्लियामेंट में पेश हो गया। एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी, देखिए राजौरी पुंछ जो है ना, यहाँ पर गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कौम के जो लोग हैं ना, ये राजौरी पुंछ की आंखें हैं, जम्मू कश्मीर की आन बान और शान है, और ये दो आंखें कभी जुदा नहीं हो सकती। ये एक शरीर के दो हाथ हैं, ये भी कभी जुदा नहीं हो सकते। हमें मिलकर राजौरी पुंछ और जम्मू कश्मीर की खुशहाली में हिस्सा लेना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इतना ही राजौरी पुंछ के लोगों का संदेश है, चाहे वो पहाड़ी कबीले से हैं, चाहे वो गुज्जर बकरवाल समाज से हैं, हमें मिलकर राजौरी पुंछ को आगे ले जाना है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको समझना होगा कि उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक गुज्जर बकरवाल की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन की। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट अगर रोके तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोके, ठीक है। उनकी रिजर्वेशन जो थी, उनको जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर किसी ने रोकी तो किसने रोकी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोकी। यही लोग हुकूमत में रहे, नहीं यही थे ना। और इनके एक बड़े नेता हमेशा वहां मिनिस्टर रहे, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने कभी राइट नहीं दिए, क्यों? उनको ये लगता था कि ये गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चे जो है, जब कश्मीर के अलग अलग जिलों के अंदर नौकरी करेंगे, एक अलग कल्चर आएगा। वो ये नहीं चाहते थे कि भाई कश्मीरी कल्चर डाइल्यूट हो, इसलिए उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी कि ये बच्चे यहां पर आकर नौकरी ना करें। और आज उसी नेशन और पहाड़ी कबीले के साथ भी हमेशा उन्होंने पॉलिटिकली ब्लैकमेलिंग की, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का सही चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। मैं जी, हमें राजौरी पुंछ के लोगों को समझना। अब मैं बात करूंगा आपके साथ विनोद जी, वाल्मीकि समाज जो जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति से संबंधित तो था, लेकिन उसको शेड्यूल कास्ट की वो कैटेगरी नहीं थी, रिजर्वेशन नहीं थी। ये काम भी एक अन्य जो पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ उसके जरिए होने जा रहा है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? और दूसरा इसी के साथ मैं जोड़ के पूछता हूं कि ओएससी से ओबीसी उसको जो कन्वर्ट करना, और जो ओबीसी वर्ग में जम्मू कश्मीर में कुछ नाराजगी, हालांकि पिछले दिनों उसको 2% से बढ़ा के 4% किया गया था, अब वो कह रहे हैं 27% जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। तो क्या ये एक उस तरफ कदम है ओएससी से ओबीसी की तरफ करना? देखिए, मैं फिर ये बात कहूंगा कि जब सबके साथ इंसाफ करना है तो ओबीसी समाज के साथ भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी इंसाफ करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई और उसके बाद सब पूरे देश के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन आई, ओबीसी का कोटा आया। यहां इन्होंने ओबीसी खत्म कर दी, यहाँ ओएससी कर दी, और उनको 2% जो है रिजर्वेशन दे दी, और ओबीसी का कोटा जो था वो उन्होंने आरबीए बना दिया। देश में कहीं आरबीए नहीं है हमें जी। जम्मू कश्मीर में 370 का फायदा लेते हुए, ओबीसी समाज का गला घोटते हुए, ओबीसी समाज की रिजर्वेशन को खत्म करते हुए उसको आरबीए में तब्दील कर दिया। और आज जो आप 27% की बात कर रहे हैं ना, ये अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब कितने परसेंट है, कहीं 12% है, कहीं 18% है, कहीं 27% है। ये नहीं है कि पूरे देश के अंदर ये हर स्टेट में 27% है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से है। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर भी तो बढ़ा, हमने 2 से उसको 4 किए, वो तो ओएससी था। लेकिन ओबीसी में और सारी कास्टें, कई कास्टें और डालने के बाद अब रिजर्वेशन हमारी अब मुझे लगता है कि कम से कम लगता है मुझे कि 14% तक जा सकती है, मुझे पक्का पता नहीं है। लेकिन वो जो 27% की वो भी एक्सप्लॉयटेशन है ना ओबीसी समाज। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनसे ये पूछा जाए कि आज तक आपने ओबीसी जहां खत्म थी, ओएससी जो थी वो ओबीसी थोड़ी थी। अदर सोशल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट में फर्क आ जाता है। ओबीसी जो यहाँ खत्म थी, उस ओबीसी मतलब उसको स्टेब्लिश करने के बाद उनको रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, एक बड़ी बात है, बड़ा इंसाफ है ओबीसी समाज के साथ। और ओबीसी समाज में एक खुशी की लहर है। कुछ लोग होते हैं अब पॉलिटिकल माइलेज के लिए, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, लिहाजा मैं पहाड़ी कबीले के लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा
और ओबीसी समाज के लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा। साथ में मैंने वो भी पूछा आपसे कि वाल्मीकि हाँ, समाज, वाल्मीकि समाज, देखिए वाल्मीकि समाज की अगर आपने बात की, आप अंदाजा लगाइए उमेश जी, उनको तो यहाँ पर नागरिकता भी आप रिजर्वेशन की बात तो छोड़ दो ना, मिसाइल नहीं थी वहां। सबसे मुझे उनके पास जाकर पता चला तो मतलब एक पसीना आ गया और शर्म भी हमें आई कि हम यहाँ रहते हुए, हमारे रहते हुए ये बातें यहाँ पर हो रही हैं कि वाल्मीकि समाज का बच्चा, बेटा या बेटी अगर पीएचडी भी कर जाती थी, उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी अगर कोई मिल सकती थी तो सफाई कर्मचारी की ही मिल सकती थी। पीएचडी करने के बाद भी उनका बच्चा सफाई कर्मचारी ही लग सकता था। और आज सिटीजनशिप नहीं थी, सिटीजनशिप नहीं थी। और आज वो केएस करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उनके पास एससी का मतलब वो एससी में नहीं थे। और इस बार वो बिल आया है कि उनको भी एससी में इंक्लूड किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज को भी हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहिए। और पाडर में भी पाडर के लोग जो है, अगर हम देखें करगिल के साथ उनका वो इलाका लगता है, इधर से हिमाचल की पाडरी ट्राइब, और यहाँ पर वो लोग जो थे वंचित थे, पाडरी ट्राइब को मिल रहा है, यहाँ पर वो कोली समाज को मिल रहा है, गद्दा ब्राह्मण को मिल रहा है। ये वो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थी जिन डिप्राइव्ड कम्युनिटीज को इन्होंने इग्नोर करके रखा था, दबा कर रखा था, इनके साथ इंसाफ नहीं किया था, इनके साथ हमेशा धोखा किया था। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों इनके साथ इंसाफ हुआ। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हर वर्ग के साथ उन्होंने इंसाफ किया। हम जम्मू कश्मीर की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। मतलब एक प्रकार से आप यही संदेश दे रहे हैं कि बीइंग ए लीडर ऑफ बीजेपी के मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, हमारा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वोटों की राजनीति नहीं करते, इंसाफ की राजनीति करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति करते हैं, और सबके प्रयास की भी राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा कि उनके जब फैसले आते हैं, जो उनकी बिल आते हैं, जो कानून आते हैं, वो वोट बैंक की राजनीति वहां आपको चलती नजर नहीं आएगी। जो देश हित में है वही फैसला उनका होता है, जो समाज हित में है वही फैसला उनका होता है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो लोगों के साथ बेइंसाफी थी, उनके साथ इंसाफ हुआ है। उनको बधाई, शुभकामनाएं। विभोर जी, अब मैं इस विषय से हटके थोड़ा सा एक प्रश्न करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की समय जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इनडायरेक्टली हुकूमत है, तो अब जो पिछली सरकारों ने जो कुछ भी इनडायरेक्टली बीजेपी को मैं कहूंगा दहेज में दिया है, जैसे कहूंगा कि डेली वेजेस, डेली रेटेड वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, जो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो वो भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, बीजेपी की जो डिस्पेंशन है सेंट्रल में उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनका ये कहना कि हमें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं। नहीं, उनका भारतीय जनता पार्टी के से उम्मीदें रखना गलत भी नहीं है, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन बात यह है वहां जाने से पहले उससे पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। मैंने वही कहा, वो दहेज में आया, लेकिन उनको तो पता होना चाहिए कि उन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने किया क्या है कि भाई आप कांग्रेस के एमएलए मान लिया, ये पुरानी बात, आप अपनी विधानसभा में चले गए, आप किसी घर में चले गए, उन्होंने कहा जी मेरे 4 बेटे हैं जागतन, ये बेकार हैं, तक कोई इन्हें डेली वेजरी करो। एमएलए साहब के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ एक्शन साथ होता था, वो कहते थे चाहे एक्शन, ये 2 लोग जो है इनके घर के डेली वेजर लगा दो। एक्शन है मंत्री का, क्या बोलेगा, लग गए, ठीक, वो लग गए। एक्शन जेब से उनको साल में 2 बार 500-500 रुपए देता था, क्योंकि प्रोविजन कोई नहीं ना, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई अप्रूवल नहीं दिया है, कोई उनकी पे का प्रोविजन नहीं है। इस डर से करते करते ये सारी चीज खड़ी। ये हमारे लोग हैं, बेशक उन लोगों की गलती की सजा ये भुगत रहे हैं, लेकिन ये हमारे लोग हैं ना। मेरे घर में, मेरी रिश्तेदारी में भी डेली वेजर हैं, मेरे घर में, मेरी रिश्तेदारी में भी एनवाईसी के लोग हैं। ये नहीं है, हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। इसलिए जब इससे पहले हमारा डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का मिलने के लिए माननीय अमित शाह जी के पास हम गए थे, तो हमने उनसे कहा था कि ये 80,000 जो 70,000 जितने डेली वेजर्स हैं, इनको भी पक्का किया जाए, इनके साथ भी, क्योंकि आखिर आज क्या होगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे जो डेली वेजर भाई हैं, इनको तो आज से 3 साल पहले 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। आज 9,000 रुपया
बैंक अकाउंट में आ रहा है, इस बात को भी हमें समझना होगा। ये ठीक है कि वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए, पक्का तो मुझे लगता नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए कि भाई इतने रुपए इतनी सैलरी इनकी होगी। सबसे ज्यादा काम डेली वेजर कर रहे हैं। डेली वेजर अगर चाहे पीएचई के हैं चाहे पीडीडी के हैं, अगर घर बैठ जाए सारा सिस्टम इनका डिफंक्ट हो जाएगा। ठीक, अब उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, मंथली कितना रुपया लगेगा उसमें वो करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर उनके लिए भी खुशखबरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट विबोध गुप्ता, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में अब जो शुमार हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़ा दिल्ली से आते ही जेके फैक्ट को अपना समय दिया और दिल्ली में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, जम्मू कश्मीर के लिए पॉजिटिव जो काम हो रहे हैं, हमारे साथ इन्होंने बातचीत दी, अपना पूरा समय दिया। इसके लिए विबोध जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में जेके फैक्ट के साथ जुड़े रहिए लगातार ताजा अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।